हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। आई होप आप सब लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। जिनका पुलिस कांस्टेबल का है उनके लिए 4-5 दिन बचे हुए हैं। बाकी फॉरेस्ट गार्ड या फिर आपका पटवारी लेखपाल वालों के लिए भी ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय मिल रहा है। तो आप लोग निरंतर अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, हम यहाँ पर कोई टॉपिक कवर करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि इन अंतिम दिनों में आप कैसे एक सही रणनीति को फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना कि बच्चों की सबसे बड़ी अभी जो दिक्कत है वो यही होगी कि यार कैसे हम लोग तैयार करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अभी का समय तो आपका ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें निकल जाता है सोचने में कि भाई जो भी हमने पढ़ा हुआ है अब उसको कैसे तैयार करें, हम कैसे उसे रिवाइज करें उतना सारा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो लोग अभी नई नई तैयारी वाले हैं, उनका तो ठीक है, उन्हें तो लगता है कि यार अभी तक हम नहीं पढ़ पाए तो 2-3 दिन में क्या ही कर लेंगे, ठीक है उनका। लेकिन अगले एग्ज़ाम के लिए जो पटवारी लेखपाल है या फिर फॉरेस्ट गार्ड है, उसके लिए वो लोग सीरियस हो सकते हैं। बट जिन लोगों का पुलिस कांस्टेबल का है और उन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से, थोड़ा मेहनत में है, उन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही होगी अभी। वो ये है कि यार कन्फ्यूजन हो जाता है एक कि भाई हमने पढ़ तो इतना सारा लिया, जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो अचानक ख्याल आएगा यार भूगोल में तो मैंने पढ़ा था लेकिन रिवाइज नहीं है, मुझे आ ही नहीं रहा है। कभी भूगोल पढ़ने बैठे तो लगता है इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स खोली तो लगेगा कि हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, उत्तराखंड में कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पे, और एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ रहा है। तो ये समय ही ऐसा होता है, ये लास्ट के 4-5 दिन आदमी बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब क्या पढ़ा जाए, किस तरीके से तैयार किया जाए। तो उसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं जीएस, उत्तराखंड और हिंदी ये सभी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि हिंदी में आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग ये चाहें, जो फॉरेस्ट गार्ड वाले या फिर ये पटवारी लेखपाल वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि यार जीएस में भी हम कैसे तैयारी करें, इसके लिए वीडियो बने, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं आप लोगों के लिए उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा कि आप जीएस को कैसे कम दिनों में कहाँ से तैयार करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी का क्या है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग लास्ट के दिन की स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं, एक अच्छी रणनीति अपनाना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए सिलेबस, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सब ने अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा। आप सभी के पास सिलेबस होगा, प्रिंट आउट करके निकाला होगा, आप लोग उसे देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो देखिए आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप लोगों ने सिलेबस निकाल लिया है तो ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग टॉपिक देखें और उन्हीं टॉपिकों को तैयार करें, ठीक है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी जो रणनीति होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है ये तो ठीक है, सब लोगों को पता ही होता है भाई। सबसे ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप वो टॉपिक तैयार करते हैं जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आप उस पर कितना ही टाइम लगाओ, कितना ही दिमाग खर्च कर लो, उससे कोई क्वेश्चन आना नहीं है, तो आपका समय भी जाएगा, आपका दिमाग भी खर्च होगा, लास्ट में आपके क्वेश्चन उससे नहीं बनेंगे तो आप डिमोरलाइज भी हो जाएंगे। तो ध्यान रखें कि क्या नहीं पढ़ना है, उन्हें देख लें। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदी की बात करें तो आपका हिंदी में जब आप लोग व्याकरण पूरा पढ़ते हैं तो उसमें आप काल, या फिर आप लोग जैसे संधि में व्यंजन संधि, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी कवर कर रहे हैं। संधि पढ़ी आपने, स्वर संधि पढ़ी, उसके साथ साथ व्यंजन संधि भी पूरी खत्म कर ली। तो जो व्यंजन संधि है वो सेक्शन लंबा है और वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है उसे पढ़ के, हटाओ इसे, ठीक है। ऐसे एक काल है, आपका कारक है, ये आपके सिलेबस के टॉपिक हैं ही नहीं, तो फिर इनमें क्यों दिमाग खर्च करना है। तो इस तरीके से आप सिलेबस उठाएं, देखें भैया कि क्या क्या टॉपिक हैं और आपको आता है या नहीं आता है, आपने तैयार किया है या नहीं, उनमें टिक करते जाएं। ये सबसे अच्छी रणनीति है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके हिंदी के सिलेबस में पूछा जाता है, ठीक है, क्या आपका हिंदी का सिलेबस है। तो देखें, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर हम जनरल सिलेबस की बात करें तो सभी जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उत्तराखंड है, ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स कवर कर रहा है आपका। 40 नंबर बहुत बड़ा मार्क्स होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है 40 नंबर। अगर आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आप लोग 35 प्लस स्कोर करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरा विचार है कि अधिकांश जो स्टूडेंट हैं यूके SSSC वाले या यूके PSC वाले, उनकी उत्तराखंड ठीक है, क्योंकि सोर्स हमारे पास हैं उसके, ठीक है, परीक्षा वाणी है या फिर अन्य सोर्स हैं, जैसे BS नेगी जी की बुक आती है तो आप लोग उससे पढ़ते हैं। और यूके SSSC की
इस फील्ड में आने का मतलब ही ये हो गया है स्टूडेंट के लिए कि भैया उत्तराखंड तैयार करनी है। तो उत्तराखंड की तो हर किसी की होती है, ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा है आपका हिंदी। ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये आपका अकेले ही 20 नंबर कवर कर रहा है, ठीक है। 20 नंबर ही बहुत बड़ा अपने आप में स्कोर है। और यहाँ से जिन लोगों को ये लगता है भैया कि हिंदी तो सरल है यार, बचपन से पढ़ी है, हिंदी में क्या ही जो आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट आपका 12 से 15 स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हिंदी को बहुत ही ईजी सब्जेक्ट की तरह ना लें, हिंदी को भी आप लोग सीरियसली पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको समझ आएगा कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तीसरा आता है आपका जीएस का। जीएस का पोर्शन आपका 40 नंबर का आता है। अब देखें, जीएस में ज़्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण क्या है कि जीएस का जो आपका 40 नंबर का सेक्शन है, इसमें से आप लोग देखेंगे मेन सब्जेक्ट जो होते हैं आपके हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं जो थोड़े से टफ भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है इसका, बहुत बड़ा है। इन्हें आप ख़त्म करने चलेंगे तो आपको 1.5-2 साल का समय लगता है अच्छे से ख़त्म करने में। तो इनमें आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपकी ल्यूसेंट की एक बुक आती है, या फिर आपके पास जो भी नोट्स पड़े हुए हैं अभी, ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम है, भले ही चाहे आप लोग पटवारी वाले हों या फिर पुलिस कांस्टेबल वाले, अंतिम समय है, तो आप लोग जीएस के लिए ज़्यादा हपड़ तपड़ ना करें, इधर उधर ना भटकें। जो आपके पास नोट पढ़े हैं आपने, ठीक है, या फिर ल्यूसेंट की बुक है, जिससे भी आपने पहले पढ़ा है, केवल उसी को रिवाइज करते जाएँ। ये ना सोचें कि यार इसमें तो डेटा बहुत कम है, क्वेश्चन तो इस तरीके से आ रहा है। एक क्वेश्चन के लिए यार एक पूरी बुक पढ़ना बेवकूफ़ी होती है ना। तो आप नई बुकों की ओर ना जाएं, जो भी आपके पास पहले से डेटा पढ़ा है, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसी को रिवाइज करें, तो जीएस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इसके साथ साथ कंप्यूटर रीजनिंग, ये भी आपका इसी जीएस में इंक्लूड है। और आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग में यूके SSS के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन बनते ही थे। अब यूके PSC करा रहा है एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाएं, ठीक है, मान लेते हैं कम हो जाएं, तो कितने जो कम हो जाएंगे यार, पुलिस कांस्टेबल का ऐसा एग्जाम है तो आपका 6 नंबर की रीजनिंग तो कम से कम आनी है, ठीक है। कंप्यूटर है आपका कम से कम 2 या 3 नंबर का, 3 का ये मान लीजिए। इसके अलावा एक करंट अफेयर सेक्शन है जो कि यूके PSC का सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है, सबसे बढ़िया सेक्शन है और इंपॉर्टेंट भी है, आवश्यक भी है, स्टूडेंट के लिए जानना ही चाहिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का सेक्शन है, इससे मान लें आपकी 4 क्वेश्चन पूछ दिए यूके PSC ने, तो ये हो जाते हैं आपके 13। अब 13 नंबर तो आपका यही कवर कर रहे हैं, बचे कितने आपके 27, ठीक है। तो 27 मार्क्स का आपका बच रहा है। 27 मार्क्स की आपकी मान के चलें कि जीएस आती है, तो यहाँ से ये सेक्शन जो है, इसमें से आपका रीजनिंग थोड़ा सा इजी सेक्शन है, तो इसे आप लोग बना लें अच्छे से। कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपका कैलेंडर है, क्लॉक है, ठीक है, या फिर आपका रक्त संबंध आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, ठीक है, लुप्त संख्या ढूंढना। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक हैं, ये 4-5 टॉपिक जो मैंने बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें तो आप किसी भी हाल में बना ही लें, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके यहाँ से 6 में से 5 नंबर तो आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के आप लोग मेन टॉपिक देख लें, जैसे मेमोरी है, कंप्यूटर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी है, या फिर कंप्यूटर की आपकी भाषाएँ हैं, पीढ़ी है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से मान के चलें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बना लेंगे आप लोग। करंट अफेयर अब इसमें कुछ फिक्स होता नहीं है, फिर भी जितना भी आप लोगों ने तैयार किया होगा उसे रिवाइज कर लें, तो ये सेक्शन आपका 13 मार्क्स कवर करेगा, 13 से 15 तक के बीच का, ठीक है। बाकी 27 मार्क्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो आपके पास डेटा पड़ा है वही करें। अभी हम बात करते हैं हिंदी की। तो जीएस का ज़्यादा हेडेक ना लें आप लोग, ठीक है। तो हिंदी में देखते हैं कि कैसे हमने तैयार करना है, क्या सिलेबस में दिया है। तो देखिए भैया, हिंदी जो है 20 नंबर आपका कवर कर रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक। ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। हिंदी में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है सिलेबस वो लोग भी अच्छे से देख लें। हिंदी में आपका पहला तो है व्याकरणिक भाग, सामान्य व्याकरण, ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य, शब्द, ये सारी चीज़ें, ठीक। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है साहित्य वाला। अब देखें इसमें डिवीजन कैसे हुआ है। जो आपका साहित्य भाग है, इसमें आप सिंपल समझेंगे, क्या पूछा जाता है, कवि और उनकी रचनाएं, यानी कि आप लोग कह सकते हैं सिंपली कवि परिचय। इसे कैसे तैयार करना है मैं आप लोगों से बताऊंगा, ठीक है। तो साहित्य वाले भाग से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, किसी कवि की कोई रचना पूछ दी, या किसी कवि का कोई जन्म स्थान जन्म पूछ दिया, या उसको क्या पुरस्कार मिले हुए हैं, इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैक्सिमम मान के चलिए यहाँ से 2 नंबर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं 3 नंबर, नहीं तो 2 नंबर आपके बनते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आगे बचे 18 नंबर का आपका यहाँ छिपा हुआ है।
तो 18 मार्क्स का है। इसका मतलब इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन साथ में आपका 2 से 3 नंबर का ये अगर दे रहा है एग्जामिनर तो ये भी आपने कवर करना ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप लोग रणनीति फॉलो करेंगे जिससे कि आप लोग इस सिलेबस को कम से कम समय में पूरा करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने किया हुआ है जिस तरीके से, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए यही एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो देखिए कैसे तैयार करना है भैया। आप लोग क्या करें, पर डे का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, पर डे की आप लोग डिसाइड कर लें कि आज ही से 2 घंटे आपने हिंदी को देने हैं। किसी भी हाल में एट एनी कंडीशन 2 से 2.5 घंटा आपने हिंदी को देना ही है, कम से कम 2 घंटे में आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। तो उस 2 घंटे को आपने कैसे यूटिलाइज करना है उसे देखें। आपका जो फर्स्ट आवर होगा, पहला घंटा जब आप बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो आपका जिम्मेदारी ये रहेगी कि भैया आप मेन व्याकरण से कोई भी 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक जितने कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपिक छोटे से हैं, आपने संज्ञा पकड़ा, 20-25 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से। उसके बाद आप लोग उस संज्ञा से संबंधित जितने क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, सारे लगा लें, ठीक है। नहीं मिल रहे हैं तो बहुत सी बुक्स पढ़ें भैया। आदित्य पब्लिकेशन है, BS नेगी जी की बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भरे पड़े हैं, तो आप उन पेपरों को उठाएं, उन्हीं के क्वेश्चन लगाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला घंटा जो आपका बीतेगा वो कैसे जाएगा, आप व्याकरण से कोई भी एक टॉपिक, संज्ञा उठा लिया आपने, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो गया, आधे घंटे 45 मिनट में। उसके बाद सर्वनाम भी देख लो, इसे भी खत्म कर लो, क्योंकि ये तो आप लोग जितना सरसरी निगाह से चल सकते हैं, जितना तेज चल सकते हैं, उतना तेज चलने का टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम मेन देख लें, जैसे मैंने लिखे हुए, तो इनमें से आपने कोई टॉपिक उठा लिया, उसे कर लिया, ठीक। उसके बाद आपने इसके MCQ भी लगा लिए, ये 1 घंटा खत्म। अगला 1 घंटा आपके पास और बचा हुआ है। अब इस 1 घंटे का यूटिलाइज आपने कैसे करना है देखें। इसे 2 भागों में तोड़ लें, आधे घंटे में कुछ और करना है, आधे घंटे में कुछ और। क्या क्या करना है देखें। पहला जो आधा घंटा होगा, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसे इन दोनों के अलावा अलग सेक्शन में रख लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि शब्द भंडार जो है ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, और यहाँ से आप लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठा के देखें, आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से 2 से 3 नंबर का हमेशा ही बनता है। ये मान के चलें कि 18 में से आपका 3 नंबर का केवल एक टॉपिक कवर कर ले रहा है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, शब्द भंडार में दुनिया भर के आपके शब्द भरे पड़े हैं, ठीक है। जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, ठीक है, या फिर आपका तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, या आपका एक वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं। इसमें से आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आधे घंटे में शब्द भंडार कवर करेंगे। पर्यायवाची उठा लो, 3, 4, 5 जितने भी होते हैं, या फिर एक दिन पकड़ो पर्यायवाची पूरा चाट लो, एक दिन पकड़ो विलोम शब्द सारे। और जब भी आप देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो है उन्हें टिक जरूर किया होगा, जो ये आपको नहीं आते हैं जो उन्हें भी टिक किया होगा। तो केवल लास्ट टाइम में आप उन्हीं को देखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपने टिक किए हैं, या फिर जो आप लोगों को नहीं आते थे, ठीक है। तो उनको आप लोग एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से। सारे शब्द अभी नहीं पढ़े जा सकते, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं कवर करो। आधे घंटे कहने का मतलब ये मान के चलो कि 200 से 250 शब्द आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, केवल एक बार सरसरी निगाह से देखने हैं, ठीक है। और सब चीज़ पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सारे शब्द जितने हो सकते हैं, ठीक। अगला जो आधा घंटा बचा, इसमें आप लोग डेली का, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली का आप लोग कम से कम 3 रचनाएं, ठीक है, 3 रचनाएं। 3 रचनाएं कहने का मतलब है, मैं रचनाएं भी हटा देता हूँ यहाँ पर, 3 कवि परिचय जो है, जो आपका साहित्य पोर्शन है, ठीक है। ऐसे तैयारी करना बहुत टफ नहीं है, हमने की हुई है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि जो आपका आधा घंटा है, इसमें आप लोग कम से कम 3 कवि परिचय बड़ी आसानी से पढ़ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट्स तैयार किए होंगे, नहीं है तो BS नेगी जी की बुक है या फिर अन्य किताबें हैं, उनमें कवि परिचय अलग से सेक्शन बना है, छोटे छोटे आपके दिए हुए हैं। उसमें आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, कवि परिचय में समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है। पहली बात तो आप देखेंगे कि जो कवि परिचय वाला सेक्शन है, इसमें आपके 23 जो है वो कवि दिए हुए हैं, 23 कवि, जिसमें से 11 या 12 कवि आपके गद्य खंड से हैं, 11-12 ऐसे एक पद्य खंड से हैं, ठीक है। यानी कि 23 कवि टोटल दिए हैं। इनमें आप लोगों ने बहुत कम चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ कि इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट, अगर कुछ ऐसे कवि हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ये देख लेना हल्का सा, ठीक है। दूसरा, इनकी ज़रूरी चीज़ जो देखनी है वो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखेंगे आप, पहला तो देख लिया आपने जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सको तो कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी विधा क्या है, इनका क्षेत्र क्या है, ठीक है। यानी कि अब आप कहेंगे भैया ये तो कवि हैं, कुछ ऐसे हैं जो लेखक हैं, साथ में साहित्यकार भी हैं, साथ में आपके पत्रकार भी हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपके अध्यापक भी थे, कोई चित्रकार भी हैं। तो ऐसे कवि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप लोग ये जरूर देख लें कि किन कवियों का पेशा
कवि होने के साथ साथ अन्य भी था, जैसे चित्रकार होना या फिर आपका पत्रकार होना, तो वो आप देख लेना एक इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आप ध्यान रखेंगे इसमें, किसी कवि को अगर सम्मान मिला है तो ये आपकी नज़र में रहना चाहिए कि सम्मान किसको मिला है और किस रचना के लिए मिला है। जैसे इंपॉर्टेंट सम्मान हो गया आपके ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी है, या फिर आपका पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है। तो इस तरीके के अगर सम्मान किसी कवि को मिले हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया कि उस कवि को और उनकी उस रचना को आप लोग जरूर याद करें, उन्हें हाईलाइट करें। तो ये आपका तरीका होगा इन्हें तैयार करने का। उसके बाद इनकी रचनाएं, ठीक है, इनकी रचनाओं में आप लोग विधा देख लें, रचनाओं की विधा। जैसे आपसे पूछ दिया कि आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये कहानी है, उपन्यास है, या फिर एकांकी है, रेखा चित्र है, संस्मरण रेखा चित्र है, क्या है, ठीक है। तो उपन्यास है आपका बंटी, इसलिए ध्यान में रखना। अब मैंने आपका बंटी ही क्यों कहा, यहाँ से तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कवि परिचय के लिए। आप क्या करेंगे, देखो न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर नहीं उठाना है तो आपके पास, सबके पास फ़ोन होगा, इंटरनेट होगा, ठीक है। उसमें एक बार छानो कि हमारे कवि परिचय में जितने लोग हैं उनके नाम सर्च करना, आपको पता चलेगा कि 2020-21 में आपके कितने लोगों की डेथ हो चुकी है या फिर कितने लोग न्यूज में रहे। जैसे आपके मन्नू भंडारी जी हैं, इनकी डेथ होगी अभी, ठीक है। शेखर जोशी जी हैं, इनकी डेथ हुई है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। तो आपका शेखर जोशी से क्वेश्चन आते हैं, माना क्योंकि इनकी डेथ हुई है हाल ही में, तो ये चर्चा में रहे, ठीक है। जो भी चर्चा में रहे हैं उनको आपने देखना है, मेनली शेखर जोशी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, शेखर जोशी की रचनाएं तो आप लोग 3-4 बार पढ़ के जाएं, सारी की सारी जितनी है, भले ट्रिक बनाओ, कुछ करो। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं प्रयास करूँगा जितना मुझसे हो पाएगा। आप लोग बता देना क्या करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा इसका साहित्य वाला। तो शेखर जोशी जी हैं, इनकी सारी रचनाएं पढ़ लेना, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, शेखर जोशी पढ़ ही लेना। दूसरे मन्नू भंडारी जी हैं, इनकी अभी डेथ हुई है हाल ही में, तो ये चर्चा में है, तो मन्नू भंडारी जी को कवर कर ही लेना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोगों का ये कवर हो जाएगा। बाकी व्याकरण तो आपने 1 घंटा देना है हर टॉपिक को, संज्ञा है, सर्वनाम है, यहाँ से तो कुछ करंट अफेयर में रहने वाला लायक है नहीं। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी हिंदी 4-5 दिन में ही कुछ ऐसी हो जाएगी कि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा कि भैया हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। और जो आपका फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होने वाला। अगर इस तरीके से आप चलते हैं, अभी से लगातार फॉलो करते हैं इस तरीके से, तो आपकी कवि रचनाएं जो है खत्म होती रहेंगी, फिर शुरू करो, फिर खत्म हो रहे हैं, फिर शुरू करो। तो आप लोग देखेंगे कि एग्जाम टाइम पर आपके पास सारी की सारी कवि परिचय और सारा का सारा जो व्याकरण सेक्शन है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। और बाकी व्याकरण के लिए मेन जो वीडियोज हैं वो मैं दे रहा हूँ, और मैं आपका प्रयास करूँगा कि पटवारी तक ही आपका हिंदी का जो सिलेबस है समाप्त हो जाए। तो उसके लिए आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड वालों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इस टॉपिक को ऐसे करके तैयार करेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। बाकी ऐसा है कि जो करंट अफेयर सेक्शन होता है, करंट अफेयर सेक्शन को यहाँ डालने का रीज़न ये नहीं है कि आप लोगों के लिए एक बर्डन बना देना, ठीक है, एक भार बढ़ा देना कि भैया यहाँ से पूछेंगे और इन बच्चों को बाहर करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर का मेन रीज़न क्या होता है कि आप लोग एक तो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, जो न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इनसे आप लोग अपडेट रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि करंट अफेयर में कोई चीज़ चल रही है, जैसे माना चल गया आपका धौलावीरा है, ठीक है, अभी करंट की न्यूज़ में रहा धौलावीरा, तो एग्जामिनर को ये पता चल गया कि भैया धौलावीरा अभी न्यूज़ में रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो धौलावीरा के बारे में जो न्यूज़ में आ रहा है उसी को पूछे, ठीक है। यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि धौलावीरा अगर न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका इसकी हिस्ट्री है, इसकी जियोग्राफी है, ठीक है, इसके जो भी आपके एस्पेक्ट बन सकते हैं, हर एस्पेक्ट से इसे तैयार करना। तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आप लोगों का ये देखना है तरीका क्या होगा पढ़ने का कि करंट अफेयर देखें सबसे पहले, करंट अफेयर, ठीक है, उसमें आपने अपने सिलेबस से संबंधित कोई टॉपिक देख लिया, और वो कब देख पाएंगे आप लोग, जब आपको सिलेबस पता होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोगों के लिए यही है सिलेबस डाउनलोड करना, ठीक है। आप करंट अफेयर का कोई टॉपिक देखें, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप लोग उसको स्टैटिक जीके से जोड़कर देखें। स्टैटिक जीके जो है यानी कि अपने उस टॉपिक को पूरा छान दें, हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसकी पृष्ठभूमि, यानी कुल मिला के कहने का मतलब है उसकी पृष्ठभूमि को देख लें। तो इन दोनों को जब आप लोग एक साथ कंबाइन करके चलते हैं तब आप कह सकते हैं कि आपकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो रही है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तैयार करना है।
आई होप कि आप लोगों को ये हिंदी में कैसे तैयार करना है, कैसे आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हिंदी की जो क्लासेज चल रही हैं आपकी, ये क्लासेज अभी मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 1-2 दिन में 2 क्लासेज और आएंगे और भाषा वाला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा केवल मेन व्याकरण वाला पोर्शन बचता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य, ठीक है, उपवाक्य, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो इनको हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और स्ट्रेटेजी, मेरी रणनीति अगर आपको पसंद आई तो इसे अपना फॉलो करें और अच्छा स्कोर प्राप्त करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।